हेलो एवरीवन, मैं रुद्रमूर्ति। इस लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने प्रतिरोध और प्रतिरोधकता के बारे में आपसे बात किया था, यानी व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द रेजिस्टेंस एंड रेजिस्टिविटी। उम्मीद है कि उस वीडियो को आपने देखा होगा और काफ़ी कुछ क्लियर हो गया होगा। अभी हम आज के लेक्चर में हम प्रतिरोधों का संयोजन, कॉम्बिनेशन ऑफ द रेजिस्टेंसेस, प्रतिरोधों को जब हम श्रेणी क्रम में या समानांतर क्रम में जोड़ते हैं तो इफेक्टिव रेजिस्टेंस या प्रभावी प्रतिरोध या परिणामी प्रतिरोध कितना होता है उसके बारे में बात करते हैं। क्योंकि कॉम्पिटिटिव लेवल में या प्रीवियस ईयर में रेंजर में ही इससे रिलेटेड 2-3 क्वेश्चन पूछे गए थे न्यूमेरिकल के फॉर्म में। तो जब तक आप इसको सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन का नॉलेज नहीं होगा तो आप इसको नहीं बना सकते। लेक्चर स्टार्ट करने के पहले आपसे अपील है कि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए हम लोग अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेक्चर ये है कि प्रतिरोध को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। प्रतिरोध को रिप्रेजेंट करने का तरीका है ये, हम इस टाइप से प्रतिरोधों को रिप्रेजेंट करते हैं। ये बैरियर है, ये करंट जब फ्लो होता है तो करंट का अपोज करता है मटेरियल, तो इस टाइप का रेजिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया जाता है इस टाइप से। ये बैरियर है, यानी जैसे इससे जाएगा तो ये मटेरियल या कंडक्टर इसका अपोज करेगा, इसी अपोज को बोलते हैं प्रतिरोध, ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करेगा। तो ये तो मैंने आपको इसके पहले वाले लेक्चर में बताया था। चलिए अब इस टाइप के 2 प्रतिरोध है। श्रेणी संयोजन, सबसे पहले हम आपको बताता हूं श्रेणी संयोजन। एक प्रतिरोध है R1 और दूसरा प्रतिरोध है R2, ठीक है। और इसको मैंने बैटरी से कनेक्ट कर दिया प्लस और माइनस, यानी यहाँ पर मैंने हाई पोटेंशियल लगा दिया, ये प्लस पॉइंट से जुड़ा हुआ और माइनस पॉइंट से। तो निश्चित तौर पर हाई पोटेंशियल लो पोटेंशियल बनने से इस वायर में एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड के इन्फ्लुएंस से इस वायर के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन वो मूव करेंगे और फ्री इलेक्ट्रॉन के मूव करने से इलेक्ट्रिक करंट बनता है, ये भी आपको मैंने बताया। चलिए, तो यहाँ पर जो करंट होगा I, इसका प्रतिरोध मान लीजिए R1 है और इसका प्रतिरोध मान लीजिए R2 है। तो स्टूडेंट्स आप देखोगे कि जब करंट जाएगा तो करंट को जाने का रास्ता एक ही है। I करंट R1 में भी उतना ही फ्लो होगा, I करंट R2 में भी उतना ही फ्लो होगा, क्योंकि जाने का रास्ता एक ही है। तो हर रेजिस्टेंस में करंट उतना ही अमाउंट में फ्लो होगा। अगर मान लीजिए इस टाइप का होता, जाने का 2 रास्ता होता है, एक रेजिस्टेंस यहाँ लगा एक यहाँ लगा है, तो यहाँ से करंट आया तो एक इधर चला गया, एक इधर चला गया, उधर चला गया, उसको हम लोग बोलते हैं समानांतर संयोजन, जो इसके बाद बताऊंगा। तो चूंकि तो श्रेणी संयोजन में क्या होता है, श्रेणी संयोजन वह संयोजन है जिसमें जितने भी प्रतिरोध हैं एक के बाद एक लगातार लगे रहते हैं, और जब उनको बैटरी से जोड़ा जाता है तो धारा प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान रूप से प्रभावित होती है। तो नंबर 1 पॉइंट जो एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, श्रेणी संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में एक समान होता है। कहने का मतलब क्या है स्टूडेंट्स, द अमाउंट ऑफ द करंट इज कांस्टेंट इन केस ऑफ द सीरीज कॉम्बिनेशन, यानी हर रेजिस्टेंस में उतना ही करंट फ्लो होगा, क्योंकि जाने का एक ही रास्ता है। ठीक, नंबर 1 पॉइंट बस। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, देखिए जब ये करंट इसमें फ्लो होगा, इसका रेजिस्टेंस है, इस वायर का कुछ अपना खुद का रेजिस्टेंस जिसको हम R1 बोल रहे हैं, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो निश्चित तौर पर यहाँ एक पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसको हम लोग बोलेंगे V1। इसी प्रकार यही करंट इस रेजिस्टेंस में भी, इस वायर में भी फ्लो हो रहा है, इसका भी कुछ रेजिस्टेंस R2, इस करंट के फ्लो होने से यहाँ भी एक पोटेंशियल क्रिएट होगा जिसको बोलते हैं V2। ठीक, तो A और B पॉइंट के बीच में, A और B पॉइंट के बीच में हर रेजिस्टेंस पर अलग अलग विभवांतर उत्पन्न हो जाएगा। तो दूसरी बात,
श्रेणी संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध में धारा के कारण अलग अलग विभवांतर पोटेंशियल डिफरेंस उत्पन्न हो जाता है। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में केवल दो बातें आपको ध्यान में रखनी है, फिर इसका मैं एक्सप्रेशन आपको निकालता हूं, 2 मिनट से भी कम समय लगेगा, आराम से निकाल लोगे। क्या है कि आपको ये याद रखना है कि श्रेणी संयोजन या सीरीज कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें करंट की वैल्यू हर रेजिस्टेंस में इक्वल रहेगी। यहां भी आई चूंकि इसका रेजिस्टेंस अलग अलग है, तो रेजिस्टेंस के अलग अलग होने से इसके पहले प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, दूसरे प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द फर्स्ट रेजिस्टेंस, सेकंड रेजिस्टेंस, ये अलग अलग होगा। तो बस अब आपसे बन जाएगा। तो हमारा मकसद क्या है? हमारा मकसद है इस संयोजन में कुल प्रतिरोध कितना है, प्रतिरोध ज्ञात करना। तो चूंकि स्टूडेंट्स यहां पर अलग अलग क्या है, विभवांतर, तो लिखोगे ए व बी के बीच कुल विभवांतर, जो अलग अलग उसको फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि धारा का मान तो एक समान है, इसको ज्ञात करने की जरूरत नहीं है। ए व बी के बीच कुल विभवांतर, द टोटल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी विल बी, कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा V1 प्लस V2 और ये हो जाएगा आपका V बराबर V1 कितना है? V1 कैसे निकालते हैं? देखिए फॉर्मूला हमारा I बराबर या R बराबर V अपान I, तो I बराबर होगा V अपान R, ये वाला फॉर्मूला है। R इक्वल टू V अपान I, तो I, हाँ ठीक है, ये वाला फार्मूला हमको V निकालना, V इज इक्वल टू आई आर, ए इस फार्मूले से निकालना। तो यहां पर कितना होगा? V1, यहां बहने वाली धारा I सेम रहेगा, R1 तो R1 लिखेंगे स्टूडेंट। यहां पर कितना होगा? V2, बहने वाली धारा I ये सेम है और यहां का रेजिस्टेंस R2, बस यहां रख दीजिए आप। तो I R1 प्लस I R2, तो यहां पर I कॉमन आ जाएगा, तो ये होगा R1 प्लस R2। ये I ये मल्टीप्लाई में, तो ये डिवीजन में चला जाएगा, V अपान I इक्वल्स टू R1 प्लस R2, और इसको आप देखोगे तो ये नेट रेजिस्टेंस होगा V अपान I, ये V अपान I किसके इक्वल है? R, यहां लिखोगे R, परिणामी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस R1 प्लस R2, ये इसको लिख सकते हैं R रिजल्टेंट सीरीज, RS लिख सकते हो, R1 प्लस R2। तो क्या बात समझ में आ गई स्टूडेंट? पहली बात, श्रेणी संयोजन में धारा का मान प्रत्येक प्रतिरोध में समान होता है, क्योंकि जाने का रास्ता एक ही है। श्रेणी संयोजन प्रत्येक प्रतिरोध में धारा के कारण अलग अलग पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होता है, और इस संयोजन में कुल प्रतिरोध का मान ज्ञात करना, तो ए बी के बीच में विभवांतर निकालेंगे। इससे पता क्या चल रहा है कि यदि आप बहुत सारे प्रतिरोधों को, चालकों को सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करोगे, तो उनका परिणामी प्रतिरोध क्या होगा? ज़्यादा हो जाएगा। यानी जहां भी आपको ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, ज़्यादा प्रतिरोध चाहिए, तो निश्चित तौर पर आप क्या करोगे? वहां श्रेणी संयोजन, अर्थात इसका 1 2 3 थर्ड पॉइंट क्या हुआ? अर्थात श्रेणी संयोजन में परिणामी प्रतिरोध अलग अलग प्रतिरोधों के योगफल के बराबर होता है। तो इतनी बातें आपको सीरीज कॉम्बिनेशन में। अब चलिए इसका कैसा न्यूमेरिकल आता है। देखिए न्यूमेरिकल कितना इजी रहता है, सीरीज में सीधा जोड़ देना है, वो तो कोई भी कर लेगा। मान लीजिए एक रेजिस्टेंस है ये, दूसरा रेजिस्टेंस है ये, इसका है 2 ओम और ये है 4 ओम। 2 ओम और 4 ओम के प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया और इसको किसी बैटरी
2 वोल्ट के बैटरी से कनेक्ट कर दिया गया है। तो आपसे पूछेगा, कुछ भी पूछ सकता है। पहला पूछेगा कि इसका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, तो ये तो कोई भी निकाल लेगा, इसके लिए कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि सीरीज है, जाने का रास्ता एक ही है। यहाँ भी आई करंट फ्लो होगा, यहाँ भी आई, सीरीज है, तो ये क्या होगा, R1 प्लस R2 बराबर 2 धन 4 बराबर 6 ओम। यानी पहले कितना था, इसका 2 इसका 4, दोनों को अलग अलग था, दोनों को मैंने सीरीज में कनेक्ट कर दिया। तो अब सीरीज में कनेक्ट करने के बाद जब करंट फ्लो करूंगा तो अब कितना होगा, उसका रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 6 ओम हो जाएगा। यानी पहले की तुलना में जब अलग अलग थे तो 2 ओम था, 4 ओम था, जब दोनों को ऐड कर दिया गया, दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा गया, तो उस स्थिति में इनका नेट रिजल्टेंट जो प्रतिरोध होगा वो 6 ओम हो जाएगा, यानी प्रतिरोध बढ़ जाएगा। ठीक है, ये चीज हुआ। अगर आपसे पूछेगा धारा का मान निकालना है, क्या निकालना है, धारा का मान निकालना है। धारा का मान क्या होगा, इस फॉर्मूले से निकाल लीजिए, कितना कर I इक्वल टू होगा V/R। ठीक है, तो यहां पर अलग अलग विभवांतर है। पहले में कितना विभवांतर होगा, देखिए पहले में विभवांतर कितना होगा, पहले में विभवांतर होगा IR1। ठीक है, दूसरे में विभवांतर IR2। ठीक है, और I कैसे निकालते हैं, I बराबर होता है V/R। टोटल पोटेंशियल कितना है, 2, और कुल प्रतिरोध कितना 6, तो कितना हो गया स्टूडेंट, 1/3 एम्पियर। यानी इसमें कितना करंट फ्लो होगा, 1/3 एम्पियर। 1/3 यहां भी उतने रहेगा, यहां भी उतने रहेगा, ये कम ज्यादा नहीं होगा क्योंकि सीरीज है। लेकिन 1/3 इसमें कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा, तो ये निकाल लो, V1 इक्वल्स टू I कितना है, 1/3, और R1 कितना है स्टूडेंट्स, R1 यहां पर दिया है 2, तो ये होगा 2/3। फिर उसके बाद V2 निकालोगे स्टूडेंट्स, तो ये होगा V2 का मतलब IR2, और I का मतलब कितना हो गया, I का मतलब हो गया आपका 1/3, और R2 का मतलब हो गया आपका 4, तो ये आपका हो गया 4/3। तो अगर आप देखोगे यहां पर कितना है, V1, यहां पर निकाला V1 2/3, और यहां पर निकाला V2 कितना, 4/3। इन दोनों को जोड़ोगे, V इज इक्वल टू V1 प्लस V2, तो 2 वोल्ट ही आएगा। देखिए V1 कितना 2/3, V2 कितना है 4/3, इन दोनों को ऐड करो, एलसीएम लो तो 6 यानी 2 वोल्ट आएगा। स्टूडेंट समझ में आया, ये न्यूमेरिकल समझ में आया, फिर से देख लीजिए न्यूमेरिकल, एक मिनट। देखिए स्टूडेंट, वो जो न्यूमेरिकल बताया था फिर से एक बार समझ लीजिए, इससे क्या क्या निकाल सकते हो। सीरीज, पहली बात क्या निकालना है इसमें, परिणामी प्रतिरोध रिजल्टेंट कितना होगा। सेकंड, इसमें धारा का मान कितना होगा, ये निकालना है, कितना करंट फ्लो होगा। दूसरा क्या निकालना है, तीसरा क्या निकालना है, पहले प्रतिरोध में कितना पोटेंशियल हुआ, दूसरे प्रतिरोध में इस धारा के कारण जो भी हम निकालेंगे उसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है। 4 चीजें हम लोग निकाल लेंगे। तो 4 टाइप के एमसीक्यू आ सकते हैं। पहला क्या पूछेगा आपसे एग्जाम में, देखिए इसको बड़े इसमें बता रहा हूं मैं। पहली बात, हमको मालूम कि जब भी हमको सीरीज कॉम्बिनेशन में ऐड करते हैं तो जितने भी है R1 प्लस R2 प्लस R3 अप टू जितने भी हैं सबको ऐड कर दो। तो यहां तो केवल 2 ही दिया है तो 2 ही लिखो, बाकी मिटा दो आप। केवल 2 ही दिया है तो 2 तक, यानी 2 से ज्यादा होना चाहिए सीरीज या पैरेलल में, एक में कुछ होगा नहीं। तो ये क्या होगा, RS बराबर R1 कितना दिया स्टूडेंट्स 2 प्लस R2 कितना दिया 4 ओम, तो कितना हो गया सीरीज कॉम्बिनेशन में कुल प्रतिरोध 6 ओम हो गया। तो पहला आंसर कितना आ गया यहाँ पर 6 ओम आ गया। अब चलिए दूसरा निकालते हैं, करंट कितना होगा। करंट निकालने का तरीका क्या है, हमको ओम्स लॉ मालूम है कि R बराबर V/I या I बराबर होता है V/R। I बराबर होता कुल विभवांतर बटा कुल प्रतिरोध। तो कुल विभवांतर कितना हो गया, इन दोनों को ऐड करेंगे तो इसके बराबर आएगा, यानी 2 वोल्ट हो गया। 2 वोल्ट। कुल प्रतिरोध कितना है 6 ओम। 6 ओम, तो इसको लिखेंगे 1/3 एम्पियर। तो यहां पर क्या आ गया स्टूडेंट, देखिए 1/3 आ गया, यहां पर आ गया यानी 1/3, यानी जो करंट फ्लो हो रहा है
इस करंट की वैल्यू कितनी है, I बराबर 1/3। ठीक, आ गया। अब हम इसमें निकालेंगे कितना पोटेंशियल होगा, इसमें निकालेंगे कितना पोटेंशियल होगा, फिर दोनों को ऐड करेंगे, देखिए इसी के बराबर आएगा, तो आपको क्लियर हो जाएगा पूरा। अब चलिए, अब हमको निकालना है V1, क्योंकि V1 बराबर IR1 है स्टूडेंट। V1 I का मतलब I तो सेम रहेगा सब में, I का मतलब 1/3 और R1 का मतलब हो गया 2, तो ये 2 बराबर 2/3 वोल्ट। 2/3 वोल्ट यहां पर क्रिएट होगा और यहां पर कितना होगा, V2 बराबर IR2 और I का मतलब कितना हो गया 1/3 और यहां पर कितना R2 4, तो ये आपका हो गया 4/3 ओम। अगर आपको ये पता लगाना है कि वाकई में जितना मैं लगा रहा हूं उतना ही पोटेंशियल यहां पर क्रिएट हो रहा है कि नहीं, दोनों का सम देखिए, V बराबर हो गया V1 प्लस V2, तो ये V बराबर V1 कितना हो गया 2/3 और V2 4/3, इसका एलसीएम ले लीजिए 3, तो 2 धन 4, ये हो गया 6/3, तो नेट आएगा कितना 2 वोल्ट। तो ये 2 वोल्ट की जो एनर्जी थी बैटरी से लगाया वो यहाँ पर 2/3 वोल्ट के रूप में दिखाई दे रहा और यहाँ पर 4/3, लेकिन दोनों को जोड़ोगे तो इन दोनों का योगफल लगाए गए वोल्टेज के बराबर ही होगा। क्लियर हुआ स्टूडेंट? तो इस टाइप के छोटे मोटे क्वेश्चन आते हैं जो आपसे आसानी से बन जाएंगे। ठीक है, कुछ और बातें हम बताते हैं सीरीज के बाद, उसके बाद हम पैरेलल कॉम्बिनेशन देखेंगे। चलिए इसके और कुछ फैक्ट्स के बारे में बात कर लेते हैं। पहली बात क्या है, सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट का मान सेम रहता है, हर रजिस्टेंस में सेम करंट फ्लो, क्योंकि जाने का एक ही रास्ता है। फिर चूंकि हर रजिस्टेंस की अपनी अलग अलग वैल्यू है, तो इस करंट के फ्लो से अलग अलग विभवांतर उत्पन्न होगा। यहाँ पर V1, यहाँ पर V2, यहाँ पर V3, और निकालने का फॉर्मूला क्या है, ओम के नियम का फॉर्मूले से V बराबर I R, I यहाँ पर I है और R1 यहाँ पर, ऐसा करके पूरा। तो करंट का मान सेम होता है, विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक है, यहाँ पर जो रेजिस्टेंस होगा, रिजल्टेंट रेजिस्टेंस होगा, वो तो आपको समझ में आया, सबको जोड़ दो। सीरीज कॉम्बिनेशन में ये R1 प्लस R2 प्लस R3 सबका ऐड हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अलावा कुछ एक दो बातें और बताते हैं और कुछ हल्के फुल्के न्यूमेरिकल देखते हैं जो परीक्षाओं के लिए उपयोगी है। क्या है देखिए, अगर मान लीजिए हम दो को लेते हैं, मान लीजिए हम ओम के नियम से, ओम का नियम क्या बोलता है, R बराबर V अपान I। इस फॉर्मूले के आधार पर हम कुछ भी निकाल सकते हैं। यहाँ पर V इज इक्वल टू IR हो जाएगा, लेकिन आपको मालूम है कि श्रेणी संयोजन में I कांस्टेंट होता है, I का मान बदलता नहीं है, हर प्रतिरोध में I, क्योंकि जाने का एक ही रास्ता है, तो I कांस्टेंट है। तो इस बेसिस पे V बराबर IR है, ये कांस्टेंट है, तो मैथमेटिकली इसको लिखेंगे वे, ये यानी V का मान I पर निर्भर नहीं करता, I तो जो भी है वो उतना ही रहेगा। अब V का मान R पर डिपेंड करेगा, यानी V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द R। तो अगली जो इंपॉर्टेंट बात है कि श्रेणी संयोजन में धारा का मान चूंकि कांस्टेंट होता है, तो प्रत्येक प्रतिरोध में कितना पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगा वो उसके रेजिस्टेंस से पता चलता है। अधिक रेजिस्टेंस अधिक विभवांतर, कम रेजिस्टेंस कम विभवांतर। तो ये, तो मान लीजिए आपको एग्जाम में दो रेजिस्टेंस दिया हुआ है, V1 के अकॉर्डिंगली ये होगा R, इसको अगर हम फॉर्मूले से लिखें, V1 है तो हो गया IR1, फिर सेकेंड वाले में होगा IR2, इन दोनों को डिवाइड करें तो क्या होगा V1 अपान V2, दोनों को भाग दे दें तो ये I कट जाएगा और ये बचेगा R1 अपान R2। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि श्रेणी संयोजन में चूंकि धारा का मान कांस्टेंट होता है, धारा का मान हर प्रतिरोध में उतना ही रहता है, तो उस स्थिति में प्रतिरोध में उत्पन्न पोटेंशियल डिफरेंस, कितना वोल्टेज यहाँ क्रिएट होगा, ये डिसाइड होगा इसके रेजिस्टेंस से। अधिक रेजिस्टेंस अधिक विभवांतर, कम रेजिस्टेंस कम विभवांतर, मोर रेजिस्टेंस विल मोर पोटेंशियल। तो ये तो कितनी बातें आपने सीखी स्टूडेंट्स। तो अगर आप नोट्स बनाना चाहोगे श्रेणी संयोजन, तो पहली बात यह है कि पहला पॉइंट यह है कि धारा का मान एक समान होता है। और एक समान क्यों होता है, क्योंकि जाने का रास्ता एक ही है, सभी में वही करंट फ्लो होगा। दूसरा, प्रत्येक
प्रतिरोध में वोल्टेज या विभवांतर अलग अलग होता है। ठीक। तीसरी बात, अगर दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो परिणामी प्रतिरोध R, इसको इक्विवेलेंट तुल्य प्रतिरोध, ये होगा R1 प्लस R2 प्लस R3। अगर n प्रतिरोध जोड़े तो Rn हो जाएगा। और चौथी चीज ये है, चूंकि I कांस्टेंट होता है तो उस स्थिति में ये वाला फॉर्मूला बताता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द R, जो अभी मैं बताया। चूंकि I का मान बदल नहीं रहा है तो प्रत्येक प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर, यानी जो विभवांतर कितना होगा, रेजिस्टेंस पर डिपेंड, अधिक रेजिस्टेंस अधिक विभवांतर, कम रेजिस्टेंस कम विभवांतर। तो श्रेणी संयोजन की खासियत ये होती है कि धारा का मान समान होता है, कांस्टेंट होता है। तो उस स्थिति में जहां पर जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा वहां पर अधिक विभवांतर उत्पन्न होगा, जहां प्रतिरोध कम होगा वहां विभवांतर कम होगा। ठीक है। इन सब को ऐड करोगे, यहां पर V1 प्लस V2 प्लस V3, इन सब का मान किसके बराबर होगा, यहां पर जो वोल्टेज लगा है इसके बराबर। तो ये आपका श्रेणी संयोजन के बारे में एक मोटे तौर पर कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था। तो उम्मीद है कि आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए और आगे बढ़ते हैं। तो स्टूडेंट, आपने सीरीज कॉम्बिनेशन के बारे में जो बेसिक फैक्ट्स थे वो उसको आपको मैंने बता दिया। अब हम समानांतर संयोजन, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में होता क्या है, जितने भी रेजिस्टेंस हैं उनके एक पॉइंट को, जितने भी रेजिस्टेंस है 1 2 3 4 जितने भी आप लगा सकते हो। मैंने यहाँ 3 लगाया है, 2 से ज़्यादा होना चाहिए, मैंने 3 लगाया है, आप चाहे तो कितना भी लगा सकते हो। उनका सभी रेजिस्टेंसों का एक सिरा सर्किट के किसी एक पॉइंट से कनेक्ट होता है और सभी रेजिस्टेंसों का दूसरा टर्मिनल या दूसरा सिरा बी पॉइंट से कनेक्ट होता है ना। इसके जितने भी पॉइंट्स हैं, ये लेफ्ट साइड के जितने पॉइंट हैं उनको एक पॉइंट से बांध दीजिए और इसके जो दूसरे पॉइंट्स हैं सबको एक दूसरे पॉइंट से बांध दीजिए इस सर्किट में, तो बन जाएगा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन। दिखाया गया चित्र में आपको दिख रहा है। ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ, देखिए स्टूडेंट, अब यहां पर कुछ अलग तस्वीर बनेगी। क्या बनेगी, जब इस बैटरी से, जिस बैटरी को हम लोग एक्चुअली विद्युत वाहक बल बोलते हैं, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलते हैं, क्योंकि ये इस चालक तार में इलेक्ट्रॉनों पर बल लगाता है और बल लगाकर धकेलता है। लेकिन इसका मतलब इसकी इकाई न्यूटन नहीं होती, इसकी इकाई होती है वोल्ट, इसी को वोल्टेज बोलते हैं। तो हमने मान लीजिए कोई वोल्टेज का बैटरी लगा दिया, एनर्जी दे दिया, इस एनर्जी के थ्रू यहाँ पर करंट फ्लो होने लगा आई। लेकिन अब देखिए यहाँ पर करंट को जाने के 3 रास्ते हैं, 1 2 3। तो यहाँ धारा का मान बढ़ जाएगा। इसके पहले धारा का मान बढ़ नहीं रहा था, अब बढ़ेगा, डिवाइड होगा। यहाँ पर मान लीजिए ये R1 है तो 1 है तो R1, I1 I2 और ये I3। ठीक है स्टूडेंट। तो समानांतर संयोजन क्या है, समानांतर संयोजन वो संयोजन है, पैरेलल कॉम्बिनेशन वो कॉम्बिनेशन होता है जिसमें करंट की वैल्यू डिवाइड होती है, बढ़ जाती है। जितने भी प्रतिरोध लगाओगे उतने भाग में बढ़ जाएगा। अगर 3 प्रतिरोध लगाओ तो I1 I2 I3, अगर 4 लगाऊंगा तो I1 I2 I4, अगर n प्रतिरोध लगा दिया तो I1 I2 I3 अप टू IN। ठीक है। तो पॉइंट नंबर 1 लिख लेते हैं। समानांतर संयोजन में धारा का मान अलग अलग होता है, यानी श्रेणी संयोजन का ठीक उल्टा। दूसरा पॉइंट, अब यहां पर एक देखिए, एक बहुत खास बात है और इस खास बात को आपको एक एप्लीकेशन के थ्रू ही बताऊंगा। अगर मान लीजिए ये अभी यहाँ डायग्राम बना रहा हूँ, चलिए ये एक रेजिस्टेंस है, एक दूसरा रेजिस्टेंस ये है, एक ये है, एक ये है, ऐसा करके बहुत सारे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। यह इलेक्ट्रिक बल्ब लगा हुआ है, ये R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है और इसको मैंने बैटरी से जोड़ दिया ऐसा करके। अच्छा,
अब मान लीजिए करंट यहाँ कितने भाग में बटेगी, I1, I2, I3, I4, 4 भाग में बटा, क्योंकि 4 रेजिस्टेंस लगे हुए हैं। अब मान लीजिए किसी तरीके से ये खराब हो गया, इसको हटा दूं, इसको मिटा दूं, तो अगर ये यहाँ का रास्ता कुछ खराब हो गया, यहाँ का रेजिस्टेंस खराब है या बल्ब खराब है, तो करंट यहाँ फ्लो नहीं होगा, लेकिन ये यहाँ नहीं होगा, लेकिन ये करंट यहाँ फ्लो हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा, यहाँ होगा। यही वजह है कि घरों में जो वायरिंग की जाती है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट। क्या है? घरों में जो वायरिंग की जाती है वो समानांतर संयोजन में की जाती है, सीरीज में नहीं करेंगे। अगर सीरीज में करेंगे तो एक जगह अगर करंट रुक गया तो आगे भी नहीं जाएगा करंट, लेकिन समानांतर संयोजन में अगर कोई भी ये दो खराब हो गया तो करंट यहां से नहीं जाएगा, लेकिन यहां से जाएगा। तो आपके घरों में जो बोर्ड लगे रहते हैं, स्विच बोर्ड जो लगे रहते हैं, जो ऑन और ऑफ वाले, वो इस कमरे का फिर दूसरे कमरे का, तो हर कमरे के जो स्विच बोर्ड लगे रहते हैं वो एक दूसरे के समानांतर लगे रहते हैं। क्यों? क्योंकि अगर मान लीजिए कोई खराबी है तो इस कमरे में जो स्विच बोर्ड लगा हुआ है या जो स्विच लगे हुए हैं उसमें करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन बगल वाले कमरे में फ्लो होगा। तो क्या आपको मेरी बात समझ में आई? तो घरों में जो वायरिंग की जाती है वो पैरेलल कॉम्बिनेशन की जाती है। इसकी वजह क्या है? ताकि जिस पॉइंट पे खराबी है उसी पॉइंट पे करंट फ्लो ना हो और उसके आगे वाले पॉइंट में करंट बाईपास हो जाए। पहली बात तो ये, तो खैर ये क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स आपको। अब चलिए दूसरा पॉइंट, आप देखोगे कि ये जो रेजिस्टेंस है R1, ये सीधे तौर पर ये इस बैटरी से जुड़ा हुआ है। ये भी देखोगे सीधे तौर पर इस बैटरी से जुड़ा हुआ है। R3 भी देखोगे, ये R3 को ऐसा सर्किट बनाओगे तो ये पूरा डायरेक्ट ही है। तो कहने का मतलब क्या हुआ? समानांतर संयोजन में जितने भी प्रतिरोध हैं वे सभी विद्युत वाहक बल से सीधे जुड़े होते हैं। तो लिख लीजिए, समानांतर संयोजन में प्रतिरोध बैटरी से सीधे जुड़े होते हैं, बैटरी से सीधे जुड़े होते हैं, जुड़े होते हैं। कहने का मतलब देखिए स्टूडेंट, अगर इस बैटरी में अगर 4 वोल्ट का बैटरी है तो 4 वोल्ट का वोल्टेज इसको भी मिल रहा है, 4 वोल्ट का इसको भी मिल रहा है, इसको भी मिल रहा है। यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि समानांतर संयोजन में जितने भी रेजिस्टेंस है वो सीधे मेन से कनेक्ट होते हैं, उनको उतना ही वोल्टेज मिलता है, जितना वोल्टेज इसको मिल रहा है उतना वोल्टेज इसको मिल रहा है, यानी सीधे मेन से जुड़े होते हैं। तो बैटरी से जुड़े होते हैं या मेन से जुड़े होते हैं, तो प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर एक समान होता है, एक समान होता है। यानी ए और बी के बीच में जो विभवांतर होगा वो एक समान होगा। यानी ये जो वोल्टेज इसके लिए भी होगा V, इसके लिए भी होगा, इसके लिए भी होगा, ऐसे जितने भी लगे होंगे इसके लिए होगा। यही वजह है कि घरों में जो वायरिंग करते हैं तो स्विच बोर्ड को एक दूसरे के पैरेलल में लगाते हैं। उससे फायदा क्या होता है? 2 फायदा होता है। पहला फायदा ये होता है कि अगर मान लीजिए कोई स्विच बोर्ड खराब है या कोई इलेक्ट्रिक बल्ब खराब है या ट्यूब खराब है, ट्यूब रॉड खराब है या बल्ब खराब है, तो उसी कमरे में करंट फ्लो नहीं होगा, लेकिन उसके बगल वाले कमरे में करंट फ्लो होगा अगर वो ठीक है तो। दूसरी बात, हमारे हिंदुस्तान में जितने भी इलेक्ट्रिकल एप्लायंस बनते हैं, विद्युत उपकरण अप्लायंसेस, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनते हैं उसमें 220 वोल्ट की सप्लाई चाहिए। अगर किसी को 220 वोल्ट से कम वोल्ट मिला तो काम नहीं करेगा। तो यही वजह है कि घरों में जितने भी वायरिंग होती है वो समानांतर क्रम में होते हैं, और उस समानांतर क्रम के अनुरूप जो भी इलेक्ट्रिक बल्ब या जो भी डिवाइसेस लगे रहते हैं वो भी, जब वो समानांतर तो वो भी समानांतर होगा मेन से, तो उन सभी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस को 220 वोल्ट ही मिलता है ना। बल्ब को भी 220 वोल्ट मिलेगा, कूलर को भी उतना ही मिलेगा, फ्रिज को भी उतना ही मिलेगा, क्योंकि वो सभी उसी वोल्टेज पर ऑपरेट होते हैं। तो मेरे कहने का मतलब स्टूडेंट ये हुआ कि समानांतर संयोजन में क्या होता है, हर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस या हर विद्युतीय उपकरण पर बहने वाली धारा का मान तो एक समान होता है, धारा का मान तो अलग अलग होता है,
लेकिन उस पर आरोपित विभवांतर एक समान होता है, यानी वो सीधे तौर पर मेन से या बैटरी से कनेक्ट होते हैं, यानी V का मान कांस्टेंट होता है हर रेजिस्टेंस पर, यानी प्रत्येक प्रतिरोध में वोल्टेज या विभवांतर का मान यहाँ भी V हर जगह V होता है, प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर का मान एक समान होता है। दूसरा पॉइंट ये हुआ। अब तीसरा पॉइंट है कि इसका परिणामी प्रतिरोध कैसे निकालना, इसका परिणामी प्रतिरोध निकालना है, इसका फॉर्मूला क्या बनेगा, तो 2 मिनट से भी कम समय लगता है। तो इसमें अलग जो चीज़ है उसी को निकालेगा। अलग क्या है, टोटल करंट है I, ये I करंट 3 हिस्सों में बट रहा है। पहला हिस्सा चला जा रहा है R1 की ओर, दूसरा हिस्सा चला जा रहा है R2 की ओर, और तीसरा हिस्सा I3। इन तीनों को मिलावा तो I के बराबर होगा। ये तो लॉस कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है, ठीक है। तो I, अब I1 कितना होगा, हमारा फॉर्मूला क्या है भैया, R बराबर V अपान I, तो I बराबर क्या होगा, ये R नीचे चला जाएगा, V अपान V अपान R, तो ये वाला है। तो I1 कितना हो जाएगा, अब यहां निकाल लो सब I1 हो जाएगा V अपान R1, तो यहां पर क्या हो जाएगा, V वही रहेगा, R2 यहां पर कितना रहेगा, V अपान R3। ये हो गया, बन गया आपसे, 2 स्टेप में बन जाता है ये। अब इसके बाद क्या होगा स्टूडेंट, देखिए यहां पर वोल्टेज सब में कॉमन है, 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, और ये इधर आ जाएगा तो I अपान ये डिवीजन में चला जाएगा, तो 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, और ये क्या होगा फॉर्मूला, ओम्स का नियम बोलता है R बराबर V अपान I, तो ये होगा I बराबर होगा V अपान R, और ये हमको क्या चाहिए, करंट चाहिए। तो करंट कितना होगा, करंट का मतलब होता है, करंट इधर नीचे चला जाएगा V अपान I, लेकिन ये I अपान V है, ये रेजिस्टेंस हो गया। ये ठीक से लिखिए स्टूडेंट, देखिए इसको अगर आपको निकालना है तो क्या होगा, R बराबर होता है V अपान I, मुझे I चाहिए तो I कितना हो गया, V अपान R, V अपान R का मतलब I, लेकिन यहाँ I अपान V दिया, उल्टा दिया, तो 1 अपान R लिखोगे बस, इक्वल्स टू 1 अपान R1 प्लस 1 अपान R2 प्लस 1 अपान R3, ये ठीक है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर समानांतर संयोजन में अगर प्रतिरोधों को जोड़ा जाए तो उनका जो परिणामी प्रतिरोध बनेगा वो उन प्रतिरोधों के रेसिप्रोकल के योगफल के बराबर, यानी प्रतिरोधों को उल्टा किया जाए, यानी 2 है तो 1/2, 3 है तो 1/3, ऐसे करके फिर उनको ऐड किया जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि समानांतर संयोजन में कुल परिणामी प्रतिरोध हमेशा कम प्राप्त होता है, अर्थात समानांतर संयोजन में धारा का मान प्रतिरोध का मान कम हो जाता है। तो समानांतर संयोजन के बारे में कितनी बातें आपको याद करनी चाहिए। पहली बात यह कि धारा का मान अलग अलग होगा। समानांतर संयोजन में जितने भी प्रतिरोध हैं वो मेन से या बैटरी से सीधे जुड़े होते हैं। प्रत्येक प्रतिरोध में विभवांतर एक समान होगा, है ना, ठीक है। इसका परिणामी प्रतिरोध निकालने का फॉर्मूला ये है, यानी व्युत्क्रम रूप से जुड़ते हैं, जैसे कि एक एग्जांपल के थ्रू हम आपको समझाते हैं। चलिए अब हम लोग एक न्यूमेरिकल के हेल्प से आपको बहुत सारी चीज़ें बताते हैं। चलिए, बहुत सिंपल न्यूमेरिकल है। ये 2 ओम का रेजिस्टेंस है, 4 ओम का रेजिस्टेंस, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। जैसे इस बैटरी का विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है ना, विद्युत वाहक बल 4 वोल्ट है, यानी ई का मान 4 वोल्ट है, ठीक है स्टूडेंट्स, ओके। यहाँ से धारा भेजा गया है, ये धारा इस पॉइंट पर, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है। इस पॉइंट पर जाने का 2 रास्ता है, तो एक करंट I1 इस डायरेक्शन फ्लो हो गया, I2 इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में फ्लो हो गया, ठीक है। तो टोटल करंट कितना होगा, I बराबर होगा I1 प्लस I2। पहली चीज़ तो ये, हमको क्या क्या निकालना है, हमको निकालना है पहली बात तो ये निकालना है कुल धारा। हाँ, क्या क्या निकालना है, पहला निकालना I का मान, कुल बहने वाली धारा निकालना है। दूसरा कुल प्रतिरोध निकालना है, ठीक है।
और क्या निकालना है? तीसरी बात, I1 का मान निकालना है, कितना होगा, यानी इसमें कितना करंट फ्लो हो रहा है। चौथी चीज, इस 4 ओम के रेजिस्टेंस में कितना करंट फ्लो हो रहा है। ये 4 बातें। तो ये इतना बढ़िया क्वेश्चन है कि इसके थ्रू आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। ठीक है, न्यूमेरिकल तो समझ में आएगा ही, साथ ही साथ सीरीज और पैरेलल वाला। सीरीज का भी सेम यही एग्जांपल दिया था, इनको दोनों को किस में जोड़ दिया था मैं, सीरीज वाले में किस में जोड़ा था मैं, दोनों को श्रेणी, इसके पहले वाले एग्जांपल में दोनों को श्रेणी क्रम में जोड़ा था। अब इन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, दोनों का 2 ओम 4 ओम, अब इनको मैंने पैरेलल में जोड़ दिया। तो न्यूमेरिकल तो कुछ भी लिया जा सकता है कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए। चलिए, तो ये 4 चीजें, तो हमको पहली चीज निकालना है कि इस सर्किट में कितना करंट फ्लो होगा, इनका परिणामी प्रतिरोध कितना होगा, यहाँ कितना करंट फ्लो होगा, फिर यहाँ कितना होगा, फिर टोटल करंट, फिर इसके बाद ये टोटल करंट तो निकालेंगे ही इन दोनों को ऐड करके। चलिए पहली चीज निकालते हैं, तो हल करते हैं। देखिए स्टूडेंट, इससे आपको पूरा क्लियर हो जाएगा। तो पहले तो परिणामी प्रतिरोध कैसा निकालते हैं, समानांतर क्रम में। समानांतर यानी R1 R2 ये समानांतर में जुड़े हैं, समानांतर में जुड़े हैं, तो इनका होता है 1/R, उल्टा हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। तो ये होगा 1/R। 1/R1 का मतलब 2 और 1/R2 का मतलब 4। 1/R, इसका पहले एलसीएम ले लीजिए, इसका एलसीएम 4 आ जाएगा, इससे डिवाइड करेंगे 2, इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 प्लस ये 1 से 1, ये हो गया 3/4। अब स्टूडेंट क्या होता है, आपको थोड़ा मैथमेटिक्स बनना चाहिए, सिंपल 6 और 10th लेवल का। तो ये हमेशा R का मान अभी आए नहीं, क्योंकि 1/R का मान 3/4 है। हमको R का मान चाहिए, तो इसको रिवर्स करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे, R को नीचे, तो ये भी क्या होगा 4/3। तो ये होगा आंसर। तो एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए आप जल्दी जल्दी करोगे, 1/R की वैल्यू 3/4 लिख दोगे, ऑप्शन में टिक लगा दोगे, गलत हो जाएगा। आपको इसको R की वैल्यू निकालना है, हमको 1/R की वैल्यू नहीं चाहिए। तो जब R की वैल्यू चाहिए तो इसको रिवर्स करोगे, इसको ऊपर ले जाओगे, इसको नीचे, तो ये भी रिवर्स हो जाएगा। तो 4/3। तो पहला आंसर क्या आ गया स्टूडेंट हमारा, यहां लिख लेते हैं 4/3 ओम, पहला आंसर आ गया। अब चलिए दूसरा आंसर निकालना चाहिए, चलिए दूसरा निकालते हैं। अब हमको करंट चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ओम्स लॉ I बराबर होता है V/R। चूंकि मैंने बताया कि समानांतर संयोजन में प्रत्येक प्रतिरोध सीधा बैटरी से कनेक्ट होता है, इसको भी 4 वोल्ट का वोल्टेज मिल रहा है, इसको भी 4 वोल्ट का, सीधे जुड़े होते हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। यानी 2 ओम के प्रतिरोध पर भी 4 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां भी 4 वोल्ट, जितने भी जुड़े हैं पैरेलल में सब में सेम वोल्टेज रहेगा। किसमें? समानांतर में, पैरेलल में। सीरीज में ऐसा नहीं होता। ठीक है, चलिए, तो वोल्टेज कितना होगा यहां पर 4, और कुल परिणामी प्रतिरोध कितना है, इक्विवेलेंट, तुल्य प्रतिरोध कितना है, EQ लिख सकते हो आप। ठीक है, तो ये V का मान तो 4 रहेगा सब में, और इन सबको पैरेलल में जोड़ा गया तो इनका तुल्य प्रतिरोध कितना है 4/3। तो ये 4 कैंसिल हो गया, 1/3 ऊपर जाएगा तो 3 एम्पियर है। यानी इस परिपथ में बहने वाली धारा कितनी होगी स्टूडेंट्स, इस परिपथ में बहने वाली कुल धारा जो है 3 एम्पियर हो गया है। सेकंड आंसर भी आ गया। अब हम I1 निकालते हैं। I1 कैसे निकालोगे? तीसरी बात, I1 बराबर होता है V/R1। ये कितना होगा, V कितना है, यहां भी उतना ही वोल्टेज है 4 बटा R1 कितना, R1 ये है आपका R1 और ये है आपका R2। R1 मैंने 2 मान लिया, 2, R1 कितना है 2, तो यह आपका हो गया, कैंसिल हो गया, 2 एम्पियर आया। इसी प्रकार से I2 निकालो स्टूडेंट्स। चौथा नंबर I2 निकालना है, तो V/R2 इक्वल्स टू, यहां भी वोल्टेज उतना ही है, इसमें भी 4 वोल्ट ही लग रहा है, लेकिन इसका रेजिस्टेंस अलग है, कितना है 4, तो ये कैंसिल हो गया, कितना हो गया 1 एम्पियर। अगर आप देखोगे दोनों को ऐड करोगे, I बराबर I1 प्लस I2, तो उतना ही करंट आ रहा है जितना कि सर्किट में फ्लो हो रहा है। तो ये हो गया 2 एम्पियर प्लस 1 एम्पियर बराबर 3 एम्पियर। तो स्टूडेंट्स आपको मेरी बात समझ में आ गई। तो श्रेणी संयोजन में धारा का मान बढ़ता नहीं है, जबकि समानांतर संयोजन में धारा का मान बढ़ता है। श्रेणी संयोजन में प्रत्येक रेजिस्टेंस में वोल्टेज का मान सेम रहता है, लेकिन समानांतर संयोजन में प्रत्येक रेजिस्टेंस पे वोल्टेज का मान एक समान होता है।
तो अब इसके बाद मैं आपको कुछ एक और पॉइंट बताता हूं, उसके बाद हमारा ये लेक्चर खत्म होता है। चलिए स्टूडेंट्स, अब लास्ट में जो हमने पढ़ा है उसको समराइज करते हैं, उसको संक्षिप्त में बता देते हैं। चलिए क्या है, ये पहला चित्र श्रेणी संयोजन का है। श्रेणी संयोजन में आई का मान एक समान होता है, आई का मान एक समान होता है। ये चित्र श्रेणी संयोजन का, ये समानांतर संयोजन का। दोनों चित्रों को देख लीजिए आप। इसमें धारा का मान अलग अलग, वोल्टेज एक समान। इसमें धारा का मान अलग अलग, वोल्टेज एक समान। यहाँ पर वोल्टेज अलग अलग, धारा का मान एक समान। तो चित्र से क्लियर है, आई का मान यहाँ एक समान रहेगा, यहाँ पर आई का मान अलग अलग रहेगा। विभवांतर का मान अलग अलग होगा, यहाँ पर अलग, यहाँ पर अलग। यहाँ पर हर प्रतिरोध में उतना ही विभवांतर होगा जितना वो बैटरी का है। बैटरी का विभवांतर जो भी होगा वोल्ट में, उसी यहाँ भी उतना ही वोल्ट, यहाँ भी उतना वोल्ट। तीसरा डिफरेंस ये। अच्छा, इसमें चूंकि आई कांस्टेंट होता है, क्योंकि धारा का मान कांस्टेंट होता है, तो ये कांस्टेंट है, तो वी का मान केवल आर पर निर्भर करेगा। और दिखाई दे रहा है कि इस पर डिपेंड नहीं करता, केवल आर पर। कैसे डिपेंड कर रहा है? V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, यानी विभवांतर का मान प्रतिरोध उस संगत प्रतिरोध के अनुक्रमानुपाती होता है। यानी अधिक प्रतिरोध अधिक विभवांतर, कम प्रतिरोध कम विभवांतर। अगर दो प्रतिरोधों को कंपेयर किया जाए विभवांतर से, तो उनके सिरों पर उत्पन्न विभवांतर का अनुपात उनके संगत प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। और पांचवा फार्मूला इसका डेरिवेशन है कि दो या दो से अधिक प्रतिरोधों को आपस में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाए तो सब आपस में जुड़ जाते हैं। अच्छा, इसमें क्या होता है, इस चित्र में देखिए धारा का मान बढ़ रहा है, धारा का मान अलग अलग, विभवांतर एक समान है, यहाँ भी V है, यहाँ भी V है। फिर यहाँ पर V बराबर IR, ये ओम्स का लॉ है। यहाँ पर V कांस्टेंट है, यानी V कांस्टेंट है, तो ये कांस्टेंट है, तो इसको अपन लिख सकते हैं। तो इसको ऐसे फेंकेंगे, देखिए इसको ऐसे सॉल्व करेंगे, IR बराबर V, तो I बराबर V अपान R, यानी I का मान कांस्टेंट है, यानी V का मान कांस्टेंट है, यानी धारा का मान के प्रतिरोध पर निर्भर करेगा। और कैसे? 1/R, यानी अधिक प्रतिरोध कम धारा, कम प्रतिरोध अधिक धारा। यानी इसको ऐसा समझा जा सकता है स्टूडेंट, यानी समानांतर संयोजन में क्या होता है, देखिए V बराबर IR होता है, ठीक है, और हमको चाहिए क्या, V बराबर IR होता है। ये तो कांस्टेंट होता है, यानी इस पर डिपेंड नहीं करता है, यानी सीधा इसको I बराबर V अपान R, इस पर डिपेंड नहीं करता, किस पर? R पर। कैसे है? नीचे R, तो I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, यानी अधिक प्रतिरोध कम धारा, कम प्रतिरोध अधिक धारा। अगर हम दो रेजिस्टेंसों को तुलना करें तो I1 अपान I2 करें तो ये उल्टे जुड़ेंगे, R2 अपान R1। ठीक है स्टूडेंट, तो इतनी बातें हैं सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में। अगर इतनी बातों को अगर आप जान जाते हो तो आपको किसी भी कॉम्पिटिटिव लेवल में कोई भी न्यूमेरिकल्स आएगा। अब न्यूमेरिकल के लिए अलग से वीडियो बनाऊंगा, जिसमें रेंजर में पूछे गए 2-3 क्वेश्चन को इंक्लूड करके हम रेजिस्टेंस से रिलेटेड प्रश्नों को बताएंगे जो आ चुके हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो इसी के साथ हमारा ये लेक्चर खत्म हो जाता है। अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो इसको लाइक करिए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ जो इस रेंजर या CGPSC मेंस या IAS की तैयारी कर रहे हैं, और साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं।